हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये जो क्लास है ये एसएससी एमटीएस के लिए जो स्पेशल थी, वो जी के जीएस वाली जो पीआई की सीरीज है उसकी आज ये छठी क्लास है, ठीक ना दोस्तों। तो आज हम इसके पीआई को देखने वाले दोस्तों, छठी क्लास का। तो आइए देरी न करते हुए क्वेश्चन देखते हैं। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ठीक ना दोस्तों। तो आइए क्वेश्चनों को देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा है दोस्तों, लिखा 2001-2011 के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में क्या थी। तो आप लोगों को बताना दोस्तों, आप लोग कमेंट में इसका उत्तर देते रहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, वो है 17.64%, ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर है। आप लोग इसका ऑप्शन देखकर आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देते रहे, ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों लिखा है, दूसरा प्रश्न लिखा, एम एस धोनी को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आप लोग का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर लिखा है, एक ऑप्शन दिया 2010, 2012, 2007 और एक जो ऑप्शन था वो दिया है 2009, ठीक ना। ये लास्ट में ऑप्शन है उसका यहाँ पर, ठीक ना दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो दोस्तों क्या होगा, वो होगा 2009, ठीक ना। 2009 में एम एस धोनी को क्या पद्मश्री पुरस्कार मिला था, ठीक ना दोस्तों। ये पद्मश्री क्या है, ये चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री, क्योंकि देखिए पहले पद्मश्री होता है, फिर पद्म भूषण होता है, फिर पद्म विभूषण और फिर भारत रत्न, ऐसे होते हैं, ठीक ना दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों लिखा है कि क्या उनको खासकर ये देखे कि इस सम्मान में उन्हें भारतीय क्रिकेट में उनका योगदान मान्यता दी, खासकर 2007 में जब उनकी कप्तानी में भारत उद्घाटन से आईसीसी T20 विश्व कप जीते थे। इस वजह से उन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2009 में दिया गया था, ठीक ना दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों दिया, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं क्या, तो ये बताना, ठीक ना दोस्तों। तो कितना था, 943, ठीक ना, कितना था 943। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लिखा है, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर, लिखा है भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मिस्र के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे। तो आप लोग को इसमें से बताना कौन से 74वें गणतंत्र दिवस पर मिस्र के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि थे, उनका नाम बताना, ठीक है दोस्तों। तो ये कौन थे दोस्तों, ये अब्देल फतह अली सीसी थे, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लिखा है 5वां नंबर का, 1919 में महात्मा गांधी द्वारा विरोध किया गया कौन सा अधिनियम भारतीय लोगों की नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला था। तो आप लोगों को दोस्तों इसका जो है आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आप लोग बताइए, यहाँ पर लिखा दोस्तों कि 1919 में महात्मा गांधी द्वारा विरोध किया गया कौन सा अधिनियम भारतीय लोगों को नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकार पर सीधा हमला था। तो आप जानते हैं कि ये कौन सा रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून के नाम से भी जाना गया, ठीक है दोस्तों, जिसे काला कानून के नाम से भी जाना गया। और इसे क्या कहते हैं, बिना दलील, बिना अपील, बिना दलील, ठीक ना, सीधा क्या जेल में डाला जाता था, कोई ना अपील कोई ना दलील, ठीक ना दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों 6 नंबर का दिया है, लिखा है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत का वर्णन इस प्रकार किया गया है, किस प्रकार किया गया है। तो दोस्तों आपको बताना है कि किस प्रकार किया गया है। तो एकात्मक राज्य हो, संघीय राज्य हो, नास्तिक राज्य हो, धर्मनिरपेक्ष हो। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य हो। यानी हमारा जो देश है, हमारा संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है, ठीक ना दोस्तों। मतलब सभी धर्म को बराबर धर्म देता है, यानी धर्मनिरपेक्ष, कोई एक धर्म विशेष नहीं है, ठीक ना दोस्तों। यानी भारत का कोई आधिकारिक राज धर्म नहीं है और नागरिक अपनी पसंद के अनुसार किसी भी धर्म का पालन, प्रचार और प्रसार कर सकते हैं, ठीक ना, उनके लिए वो स्वतंत्र हैं। अगला प्रश्न रहा दोस्तों आपके सामने, ये रहा, आप लोग इसका फटाफट उत्तर कमेंट में दीजिए दोस्तों। तो इसका दोस्तों क्या लिखा, भारत में आधुनिक नृत्य के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों किसे जाना जाता है। तो इस दोस्तों ये जाना जाता है उदय शंकर को, ठीक ना, क्या उदय शंकर को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट उत्तर होगा, ठीक ना दोस्तों। क्या है कि उदय शंकर को व्यापक रूप से भारत में आधुनिक नृत्य के जनक के रूप में क्या है
माना जाता है, ठीक ना दोस्तों। और ये क्या है, उन्हें अल्मोड़ा में उदय शंकर इंडिया कल्चर क्या है दोस्तों, इन्हें क्या है, उदय शंकर, उदय शंकर कल्चरल, ठीक ना, कल्चरल, ठीक ना, आप लोग कल्चरल सेंटर के रूप की स्थापना भी इन्होंने की थी। अगला प्रश्न रहा दोस्तों 8 नंबर का, लिखा निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है दोस्तों। तो आप लोगों को बताना है, तो ये कौन है दोस्तों, ये खुला बाजार, देख लेते दोस्तों, ये खुला बाजार परिचालन, इसका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर होगा। ये क्या करता है, सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न रहा दोस्तों आपके सामने 9 नंबर का, लिखा मधुमक्खी, ये दोस्तों प्रश्न है आपका, लिखा है मधुमक्खी में क्या होता है, ये कैसे होते हैं, तो ये बताना है आपको दोस्तों। ये क्या होते हैं, नर अगुणित होते हैं, नर अगुणित और मादा द्विगुणित होती है, ठीक ना, इसका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न रहा दोस्तों 10 नंबर का, दिया है शतरंज में सफ़ेद मोहरों की संख्या होती है। आपको बताना दोस्तों कि शतरंज में सफ़ेद मोहरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो ये होती है दोस्तों 8, ठीक ना, क्या होती है दोस्तों, 8 होती हैं, 8 इधर 8 उधर, ठीक। अगला प्रश्न रहा दोस्तों आपके सामने, ये रहा 11 नंबर का, लिखा न्यायिक समीक्षा, न्यायिक मतलब समीक्षा का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, ठीक ना दोस्तों। लिखा है भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है, निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली गई थी, किस देश से मतलब ली गई थी, आपको ये बताना है दोस्तों। तो जो जुडिशियल रिव्यू है ये दोस्तों लिया गया है अमेरिका से, ठीक ना, तो इसका जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। आयरलैंड से क्या लिया गया दोस्तों, तो आयरलैंड से लिया गया है क्या, आयरलैंड से लिया गया डीपीएसपी, ठीक ना, डीपीए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है दोस्तों, ये लिया गया है कहाँ से, ये लिया गया है आयरलैंड से, ठीक ना दोस्तों। और कनाडा से क्या लिया गया, ये एक मजबूत और केंद्र राज्य यानी केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा है, जो आप शेड्यूल 7 में देखते हैं ना, वो यहाँ पर इससे क्या लिया गया है, केंद्र यानी सेंटर प्लस स्टेट के बीच का जो डिस्ट्रीब्यूशन है शक्तियों का, ठीक ना, वो इसमें है। अब दक्षिण अफ्रीका से क्या लिखा, भारतीय संविधान में संशोधन यानी आर्टिकल जो 20 है, आर्टिकल नहीं, भाग 20 जिसे कहते हैं, आर्टिकल की बात करें भाग 20, अब आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 जो है जिस संविधान संशोधन के लिए बनाया गया वो कहाँ से है, और ये जो है दक्षिण अफ्रीका से, ठीक ना। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, ये 12 नंबर का है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF का गठन किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों आपको बताना है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, ठीक, का गठन किस वर्ष किया गया था दोस्तों, ये किया गया था 1937 में, ठीक ना दोस्तों, 1937 में। अगला प्रश्न रहा आपके सामने, ये रहा दोस्तों 13 नंबर का, लिखा है कि आयल इंडिया लिमिटेड, आयल निम्नलिखित प्रशासनिक संरचना के अंतर्गत आता है। तो आप लोग बताइए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, क्या लिखा है, आयल इंडिया निम्नलिखित में से प्रशासनिक संरचना किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है दोस्तों, देखिए आयल है इंडिया लिमिटेड, तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, यानी ऑप्शन नंबर इसका 20 करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न रहा दोस्तों ये रहा 14 नंबर का, लिखा है भारत के उपज के स्तर पर हरित क्रांति यानी GR की सकारात्मक प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है, ये कथन नहीं कथन, ठीक है, सत्य हैं। तो आपको बताना है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो पहले आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, ये आपकी स्टेटमेंट है, यानी GR का मतलब हरित क्रांति के बाद की अवधि के दौरान चावल की उपज की तुलना में बहुत तेज दर से बढ़ी, ठीक, ये ऑप्शन ये है। तो ऑप्शन क्या, कथन है, ठीक ना दोस्तों। आपको बताना सत्य कथन, और फिर लिखा GR माने, GR मतलब हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक ना, तकनीक ने और चावल की फसल की तुलना में गेहूं की फसल को अधिक बनाई। अगला थर्ड है, लिखा है GR यानी हरित क्रांति के बाद की अवधि के दौरान चावल के तहत क्षेत्र ने गेहूं के तहत क्षेत्र की तुलना में अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि हासिल की। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो बताइए। तो दोस्तों ये जो है, पहले देखिए आप कि हरित क्रांति की जब भारत में शुरुआत हुई तो मुख्य रूप से फसल की उपज वाली किस्मों की शुरुआत हुई, ठीक ना, उनको बढ़ते हुए उपयोग, बेहतर सिंचाई प्रथाओं की विशेषता चली। हालांकि क्या हुआ कि इसका प्रभाव विभिन्न फसलों और क्षेत्रों के बीच अलग अलग था, ठीक ना दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए जैसे पहला प्रश्न लिखा है कि चावल की उपज के तुलना में बहुत तेज़ दर से बढ़ी,
जो कि गलत है, ठीक ना। हरित क्रांति के बाद क्या हुआ, तो गेहूँ की उपज जो है वास्तव में चावल की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ी, तो इसका ऑप्शन नंबर तो गलत हो गया, ठीक ना। यहाँ पर क्या लिखा है, चावल की फसल की तुलना में गेहूँ की फसल अधिक बढ़ी, यानी सही है इसका ऑप्शन, यानी ये वाला सही है। और ये वाला देखते हैं, चावल के तहत क्षेत्र ने गेहूं के तहत क्षेत्र की तुलना में अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि की। हाँ, चावल ने धीमी वृद्धि, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी चावल ने धीमी की और गेहूं ने तेज की। कब? हरित क्रांति के बाद, ठीक ना दोस्तों। तो इसका पहला तो गलत है, दो और हमें सही कथन पहुंच रहा है, तो दो और तीन सही है, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो ऑप्शन ए है, यहाँ पर एक और तीन रहेगा, दो और तीन रहेगा, ठीक ना दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। अगला रहा प्रश्न दोस्तों, लिखा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बन कहा जाता है। आप लोगों को बताना दोस्तों, किस नदी को, क्या निम्नलिखित में से किस नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बन कहा जाता है दोस्तों। तो आपको बताना है, तो ये दोस्तों कौन है, ये आपकी सिंधु नदी है, ठीक ना दोस्तों। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी, तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगन खम्बन कहा जाता है, ठीक ना, जब ये तिब्बत में होती है, ठीक। अगला प्रश्न रहा दोस्तों, इस 16 नंबर आपके सामने, ये देखिए, लिखा है पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे। आपको बताना है कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे। तो आप बताइए दोस्तों, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु थे, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर जो है बीच करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न रहा दोस्तों आपके सामने, ये 17 नंबर का, लिखा है प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 ने किस वर्ष किस अधिनियम को एक सरलीकृत कानून के साथ प्रतिस्थापित किया, जो विभिन्न प्रावधानों को अपराध मुक्त करता है और डिजिटल मीडिया को इसके दायरे में लाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आप लोग इसका ऑप्शन देखकर सही उत्तर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये होगा प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867। इसका ऑप्शन नंबर जो है और डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक। एक बार इसका देखिए, वो क्या मतलब, जो प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2023 ने प्रेस और पुस्तकों को पंजीकरण अधिनियम 1800 क्या है 67 का स्थान लिया। अगला प्रश्न दोस्तों 18 नंबर का दिया है, 18 नंबर का, नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने EWS कोटा को 10% आरक्षण को बरकरार रखा। यह EWS आरक्षण निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिए गए थे। तो आपको बताना दोस्तों कि जो EWS है, ये किसके सिफारिश, किस आयोग के सिफारिश पर। तो दोस्तों ये सिन्हो आयोग है, ठीक ना दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर होगा। क्या कि आर्थिक रूप से कमज़ोर जो EWS हैं को 10% आरक्षण 2019 में 103वें संविधान संशोधन के 103वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया, ठीक ना। 103वां जो 3वें संविधान संशोधन से इसको क्या करेगा, जोड़ा गया। और फिर क्या हुआ कि उन व्यक्तियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों जो सरकार, देखिए एक चीज़ क्या है, मतलब जो क्या है कि जनरल में है और आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो उनके लिए EWS चालू किया है। क्योंकि आज के समय पर मुझे लग रहा है कि इससे सभी कुछ EWS का ना ही कोई मतलब है, क्योंकि सबका तो सब जनरली में चलता है ना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा जीमेल में सर्टिंग की तारीख चुनने के लिए आपको क्या क्लिक करना चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या क्लिक करना चाहिए ये बताना दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या? दिनांक और भीतर फील्ड, ठीक ना, ठीक, दिनांक और भीतर फील्ड, डेट विद इन फील्ड, क्या कहें, डेट विद इन फील्ड भी कह सकते हैं, ठीक ना, डेट विद इन इंग्लिश में फील्ड FI, ये ठीक। अगला प्रश्न रहा दोस्तों आपके सामने 20 नंबर का, ये रहा, लिखा निम्नलिखित में से किस संगठन ने कहा कि भारत में समानांतर न्यायिक प्रणाली नहीं हो सकती। ये लिखा है दोस्तों, प्रश्न आप लोग पढ़ते जाइए, के लिए और दूसरे गरीबों के लिए। तो ये कौन क्या लिखा है, तो ये कह रहा है कि भारत में समानांतर न्यायिक प्रणाली नहीं हो सकती, एक अमीरों के लिए और दूसरे गरीबों के लिए। तो कौन? सर्वोच्च न्यायालय। इसका ऑप्शन नंबर DA जो है करेक्ट आंसर हो, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत की एक शैली है। तो आप लोग बताइए कि जो कर्नाटक की संगीत शैली है वो बताना आपको दोस्तों। तो ये क्या है,
क्या स्वराजती, इसका ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर होगा। क्या है कि दोस्तों कि स्वराजी कर्नाटक संगीत एक महत्वपूर्ण रूपीय शैली है, ठीक ना। कर्नाटक संगीत जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो प्रमुख परंपराओं में से एक है, जिसका अभ्यास क्या मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में किया जाता है, ठीक ना दोस्तों। और चलिए अब अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, और देखिए कि यह संगीत हिंदुस्तानी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो चलाने के लिए आप शुरुआत से यानी फॉर बिगिनिंग और वर्तमान स्लाइड से फ्रॉम करंट स्लाइड के विकल्प कहाँ पा सकते हैं। तो ये कहाँ पा सकते हैं दोस्तों, स्लाइड शो टैब में। इसका ऑप्शन नंबर जो है 20 करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने ये कि 23 नंबर का था कि पदार्थ माध्यम और उनके अपवर्तनांक के संबंध में गलत जोड़ी की क्या है पहचान करें आप। तो इसका बताना है दोस्तों कि आपका ऑप्शन जो है आपके साथ नीलम क्या है, नीलम का दिया है 1.77, कैरोसिन का 1.44 दिया है, और जो है रूबी का 1.71 दिया है, और बेंजीन 2.42 दिया है। तो आप लोग इसका जो है सही उत्तर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, बेंजीन। क्या है, क्या लिखा, पदार्थ और उनके अपवर्तनांक के संबंध गलत जोड़ी, ये गलत जोड़ी है, ठीक ना दोस्तों। ये जो क्योंकि बेंजीन का जो करीबन योग जिसका अपवर्तनांक कितना हो दोस्तों, ये होता है 1.50 होता है, ठीक ना, जो कि तरल पदार्थ विशिष्ट है, लेकिन ये क्या बहुत कम है, ठीक ना दोस्तों। तो अगला प्रश्न रहा दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में समय इकाइयों की चक्रीय व्यवस्था कहा जाता है, ठीक ना दोस्तों। तो आप लोग बताइए कि जो है किसे कहा जाता है समय चक्रीय व्यवस्था। तो इसे कहते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ताल, ठीक ना। ताल क्या है हिंदुस्तानी क्या है, ये ताल है क्या, तो ताल जो है दोस्तों, ताल क्या है, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में समय इकाइयों में बीट्स चक्रीय व्यवस्था को संदर्भित करता है। किसको संदर्भित करता है दोस्तों, बीट्स इकाइयों, समय इकाइयों, ये तो समय इकाइयों या जिसे कहते हैं बीट्स, ठीक ना, बीट्स की चक्रीय व्यवस्था को संदर्भित करता है, याद है, ठीक ना। अगला प्रश्न रहा दोस्तों जिसे कहते हैं ना लय या ताल, ठीक ना। फिर लिखा अगला प्रश्न दोस्तों 25 नंबर का लास्ट एंड फाइनल प्रश्न है दोस्तों। लिखा यूरेनस की गति में गुरुत्वाकर्षण प्रेरित कवटी का अध्ययन करके नेपच्यून ग्रह को अनुमानित स्थान की गणना किसने की। तो किसने की दोस्तों, आपको बताना है दोस्तों किसने की। तो ये की अर्बन जीन जोसेफ ले वेरियर ने, ठीक ना दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो कैसी लगी। अगर और आपको जो है अगर रीजनिंग की भी क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि तो हम फिर ताकि रीजनिंग की क्लास भी आपके लिए ला सकें, ठीक ना दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।